Hello learners, this is Preeti. Welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. आज हम 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 12th क्लास के हमने स्टार्ट कर रखे हैं सेट सी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये वाला पार्ट हम इसमें करेंगे जिसमें 4 मार्क्स के एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। वो कैसे अटैम्प्ट करने हैं, कैसे उनको प्रेजेंट करना है आपने, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल। आपको पता है 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट ही इसमें आपको लिखने हैं। रिटर्न्स टू ए फैक्टर क्या है एंड रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू ए फैक्टर जहाँ पर ओनली वन वेरिएबल फैक्टर होता है और रिटर्न्स टू स्केल में सारे के सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनमें चेंज हो सकता है। रिटर्न्स टू ए फैक्टर एक शॉर्ट टर्म कंसेप्ट है, रिटर्न्स टू स्केल एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 4 पॉइंट इसमें लिख देने हैं, दोनों में डिफरेंस कर देना है। आप बीच में ऐसे लाइन करके भी इसका डिफरेंस कर सकते हो कि रिटर्न्स टू ए फैक्टर यहाँ पर एंड स्केल वाला यहाँ पर। आप ऐसे भी इसके 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट लिख सकते हो। मेनली जो बड़े क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सारा एक एक देखो लिख के नहीं बताया जा सकता, बट आपको ये बताया जा सकता है कि 4 मार्क्स में आपने किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता में कोई 4 अंतर। राइट एनी 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब दोनों में ही आपने क्या बता देना है, या तो आप 4 पॉइंट लिख के एक्सप्लेन कर दोगे या फिर आप इस तरीके से यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन और यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लिख के आप एक्सप्लेन करोगे कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है बहुत सारे बेचने वाले बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं। ऐसे ही किसी भी वस्तु को बहुत सारे खरीदने वाले बहुत सारे बेचने वाले इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होते हैं। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होता है, बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस इन द सेंस उसमें विभेद होता है, कोई ना कोई चेंज जरूर होता है, रंग रूप आकार किसी भी साइज़ वगैरह उसमें चेंज होता है। यहाँ पर जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, जो एक बार इंडस्ट्री ने प्राइस सेट कर दिया उसी के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली प्राइस सेट होता है। यहाँ पर हमें कोई ज़्यादा कंपटीशन और ये सब नहीं होता, सब एक जैसा ही प्रोडक्ट रखते हैं। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है। फ्री एंट्री फ्री एग्जिट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होता है, बट यहाँ पर कट थ्रोट कंपटीशन होता है, गला काट प्रतियोगिता। ठीक है, उसके बाद है निजी आय और व्यक्ति आय में अंतर। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम। जो प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम है उसमें हमने ये देखना है कि जो व्यक्तिगत आय है, निजी आय की धारणा व्यक्तिगत आय की धारणा में ज़्यादा वाइड है, विस्तृत है। निजी आय और व्यक्तिगत आय इन दोनों का मुख्य जो मेन अंतर है वो क्या है कि जो प्राइवेट इनकम है उसमें हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस की जो सेविंग है और कॉरपोरेट जो टैक्स हैं वो शामिल करते हैं, जबकि जो व्यक्तिगत आय है या फिर आप ये लगा लो पर्सनल इनकम है उसमें ये सब शामिल नहीं होते। जो निजी उद्योगों की बचतें और निगम कर ये व्यक्तिगत आय में शामिल नहीं होते। आपने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद है मिश्रित आय की धारणा, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या होती है, जब जैसे किसान है या फिर डॉक्टर है या फिर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, जो भी हम 4 फैक्टर प्रोडक्शन यूज़ करते हैं जिससे हमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें बदले में ब्याज लाभ मजदूरी लगान ये सब दिया जाता है। उसकी मिलीजुली आय को ही बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, और इसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। उसके बाद है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ क्या हैं। हमें पता है बार्टर सिस्टम जब था तो वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। आप मीनिंग बता के इसकी कठिनाइयाँ बता देंगे कि इसमें दोहरे संयोग की कठिनाइयाँ होती थी। इन फ्यूचर पेमेंट करना बड़ा मुश्किल था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल था, और इसको स्टोर नहीं किया जा सकता था। 4 पॉइंट लिख के आप इनको हल्का हल्का एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है पूर्ण रोजगार संतुलन की चित्र सहित व्याख्या करनी है। पूर्ण रोजगार संतुलन में आपने बता देना है, मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ कि ये पूर्ण रोजगार एग्रीगेट सप्लाई है और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। हमें पता है एग्रीगेट डिमांड में कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है जो कि वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ एग्रीगेट डिमांड आउटपुट हमने लिया है, तो यहाँ पर जहाँ एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है एंड फुल एम्प्लॉयमेंट पर संतुलन की धारणा है ये। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे डायग्राम को भी और उसका मीनिंग लिख दोगे। उसके बाद है गुणक की धारणा को हमने डायग्राम से समझाना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर डायग्रामेटिकली। जो मल्टीप्लायर है उसमें हमने क्या करना है, गुणक की धारणा को, तो पहले आप इसका गुणक का मीनिंग बताएंगे, फॉर्मूला बताएंगे, और फॉर्मूला क्या है हमारा कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में कई गुना चेंज होता है। तो मीनिंग भी बता देंगे, फिर फॉर्मूला लिख देंगे और फिर इसका डायग्राम बना देंगे। डायग्राम कैसे, ये देखिए
डायग्राम कैसे बनाना है हमने कि वही ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, आउटपुट एग्रीगेट डिमांड, और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इनकम का लेवल ये है। अगर इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होगा, ये देखिए इंक्रीज़ हुआ तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर आया, तो इनकम में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। देखिए इन्वेस्टमेंट में इतना इंक्रीज़ है बट इनकम में इतना इंक्रीज़ है। कहने का मतलब जब इन्वेस्टमेंट में चेंज होता है तो इनकम में कई गुना चेंज होता है, ये मल्टीप्लायर काम करता है। तो ये ऐसे डायग्राम बना देंगे आप। उसके बाद है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कोई कारण बताने हैं कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल, जो एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्यों होता है। इसके रीज़न है, फर्स्ट रीज़न आप लिख देंगे कि कई रीज़न है वैसे तो, मेनली आर्थिक तत्व, राजनीतिक तत्व, सामाजिक तत्व, ऐसे इसको कैटेगराइज किया गया है, बट यहाँ पर हमने कोई 4 लिखने हैं। तो स्पेशली कोई पूछा नहीं हुआ कि हाँ ये पूछा हुआ है आर्थिक कारण, तो आर्थिक ही बताने हैं, वैसे तो 3 हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर कौन से हैं कि गवर्नमेंट जब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट पर खर्च कर देती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बिजनेस साइकिल हो गया। तीसरा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया। एंड फोर्थ हो गया डेवलपमेंट ऑफ इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। ज़्यादा से ज़्यादा जब हम इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन अपनी कंट्री में डेवलपमेंट करने की बात करते हैं तो खर्चा सरकार का ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, भुगतान शेष का जो घाटा है वो हमारा असंतुलन में, यानी कि इम्पोर्ट हमारे क्या हो जाते हैं, ये घाटे का जो संतुलन है इसमें हमारा बचत और घाटा दो तरह का होता है। सभी प्राप्तियां और नेट बैलेंस हमारा इसमें होता है कि जो नेट बैलेंस है पॉजिटिव भी हो सकता है, जबकि शुद्ध जो शेष ऋणात्मक होता है, असंतुलन घाटे का सूचक होता है ये, ठीक है। तो घाटे का मतलब जहाँ पर प्राप्तियां और भुगतान इनमें, यानी कि हमारी जो प्राप्तियां हैं वो कम हो जाती हैं और हमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप 4 मार्क्स में आप पॉइंट बना के इसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद मांग का नियम क्या है, नियम क्यों लागू होता है। अब यहाँ पर आपने लॉ ऑफ डिमांड मीनिंग लिखना है, डायग्राम बनाना है। पहले वाली वीडियो आप डिमांड वाली सारी देख लीजिए, उसमें सब कुछ क्लियर करा रखा है मैंने। ये नियम क्यों लागू होता है, तो वहाँ पर कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, और ये सब घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, इनकम इफेक्ट, और ये सब सारे पॉइंट आपने यहाँ पर 4 पॉइंट विद डायग्राम आपने एक्सप्लेन कर देने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि अथवा में दे रखा है मांग की कीमत लो और इसे मापने की कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। लास्ट वीडियो में देखिए टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगी, बिल्कुल क्लियर अब मैंने आपको विद टेबल समझा रखा है। उसके बाद है पूर्ति से क्या भी प्राइस को प्रभावित करने वाले तत्व, तो व्हाट इज सप्लाई, आपने यहाँ पर पॉइंट मीनिंग लिख देना है। उसके बाद इसको प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं, जैसे किसी वस्तु की कीमत है, रिलेटेड गुड की कीमत है, या फिर उपभोक्ता की, देर आर सो मैनी फैक्टर्स विच डिटरमाइंड या विच अफेक्टिंग सप्लाई। तो आप ऐसे इनको एक्सप्लेन कर दोगे। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है और अल्पकाल में संतुलन की, ये भी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन की पूरी सीरीज़ मिलेगी, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट टर्म की, एक इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म में एक फर्म को पूर्ण प्रतियोगिता में क्या मिलता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस, ये तीनों डायग्राम मैंने आपको वहाँ पर समझा रखे हैं। तो सीमांत विधि की यहाँ पर मार्जिनल अप्रोच की बात की गई है, तो मार्जिनल अप्रोच के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर देखिए जाके, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट अप्रोच अलग है, मार्जिन वैल्यू मार्जिनल अप्रोच अलग है। वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। उसके बाद एकाधिकारी प्रतियोगिता से क्या समझते हैं, मीनिंग बता के इसकी विशेषताएं बता देंगे कि देर आर मैनी सेलर एंड बायर्स, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, कट थ्रोट कंपटीशन है, सेलिंग कॉस्ट भी आती है। इस तरीके से 4-5 पॉइंट आप इसके एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे। उसके बाद अल्पाधिकार ओलिगोपोली क्या है, अल्पाधिकार की आपने बता देनी है कि फ्यू, कुछ विक्रेता कुछ बेचने वाले होते हैं, खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं, और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि उसने अगर प्राइस कम कर दिया तो मैं भी कर दूंगा, बट दूसरे ने अगर प्राइस बढ़ा दिया तो एक फर्म जो पहले वाली फर्म है वो नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि उसको फिर क्या होता है कि सब मेरे पास ही सामान खरीदने के लिए आएंगे। तो बहुत सारी ऐसी इसकी विशेषताएं हैं, आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया है। आप ये सारी जो सेशन है सेट सी के पार्ट 1, 2, 3 आप इनको अच्छे से कंप्लीट देख लेना। जो सारे क्वेश्चन हैं ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, डायग्राम बना बना के देख लेना, पॉइंट्स की हेडिंग लिख के देख लेना। आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, और जब आपका फाइनल पेपर होगा तो उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।